नमस्कार साथियों, मुझे फिर आप लोगों के सामने वीडियो का सहारा लेकर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अभी जो पालघर में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या हुई है, उसे हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो देश फिर दंगों की चपेट में आएगा और कुछ फासिस्ट ताकतें हिटलर के समान इस देश पर हावी होगी और हम सब उसके शिकार बनेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से अर्णव गोस्वामी या इस प्रकार के कई अन्य चैनल पर कई अन्य पत्रकार, जो पत्रकार के नाम पर धब्बा है, वो लोग कैसी गंध फैला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, किस प्रकार साधुओं को भड़काने में लगे हुए हैं। तो इसे समझना है। सबसे पहले सोचिए, साधुओं की हत्या होती है, ऐसे कितने ही हत्याएं हो रही है। महिलाओं की उनके साथ बलात्कार करके रेप करके फेंक दिया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, ऐसे कितने ही हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है, या तबलीगी जमातों के खिलाफ छिपे होने का किया जा रहा है। ये सब हो रहा है, मगर ये फासिस्ट जो है, इसके सॉल्यूशन के मामले में, इससे निकलने के मामले में उसमें कोई बातचीत नहीं करता। इनका काम है भड़काना। और भड़काया किसको जाता है? अंधभक्तों को, लोगों को अंधभक्त, और आस्था का नाम इस्तेमाल करके, आस्था का इस्तेमाल करके सारा खेल हो रहा है। जबकि यह साबित हो चुका है कि आस्था जो है, उसकी बदौलत ये मानव सभ्यता नहीं चल सकती। बिना वैज्ञानिक सिद्धांतों के इस मानव सभ्यता को, या मानव की उन्नति, या मानवता, इंसानियत या मनुष्यता, उसका निर्धारण नहीं हो सकता। वैज्ञानिकता की आवश्यकता है, यह सिद्ध हो चुका है, और यह अभी कोरोना ने सिद्ध कर दिया है। सिर्फ तार्किक शब्दों का इस्तेमाल करना है। यह तार्किक का ही है जो केरल जैसा राज्य, केरल जैसा छोटा सा राज्य, जिसके ऊपर आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उस वक्त कहा गया था उसको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से। और क्या क्या कहा जा रहा था कि ये आपदा गलत नीतियों का, मतलब जो धार्मिक आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इस वजह से आपदा आई है। आज ये आस्था के लोग, जो पंडित, बड़े बड़े विद्वान, वो कहां गायब हो गए? ये सब हमारे सामने नजर आ रहा है, और उसके बाद भी अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है, तार्किक आधार पर। केरल का जैसे मैंने उदाहरण दिया, केरल ने सिद्ध कर दिया कि तर्क के आधार पर, अहम से ऊपर उठकर, आस्था की बदौलत नहीं बल्कि अहम से ऊपर उठकर, सही प्रशासनिक व्यवस्था आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। केरल में शुरुआत में कितना वहां हो गया था, क्या क्या कहा जा रहा था केरल के बारे में, और उसने कंट्रोल कर लिया। सिर्फ तीन की मौत हुई है और पूरा कंट्रोल कर लिया केरल ने। मगर हमारे देश के प्रधान सेवक अपने अहम की बदौलत, उनके अंधभक्तों की फौजों के साथ एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं।
आज भी वो चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन उनका अहम ये करने नहीं दे रहा है। उनका अहम है कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, ये उनका अहम दिखा रहा है। आगरा को देख लीजिए, आगरा में क्या हालत है। वहां 2 संस्थानों ने उस वक्त दिसंबर में ही इस चीज को समझ लिया था और उन लोगों ने अपने आप को नियंत्रित करा था, उनका मजाक उड़ाया गया था। तो वो संस्थान के लोग, तो जिसमें चाइना के लोग भी बैठे हैं वहां, और चाइना के उन लोगों ने, वो छात्रों ने समझ लिया था कि ये बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया था। आगरा की हालत क्या हो गई है, कोरोना की संक्रमित उसमें फैल गए। ये सिर्फ आस्था के वजूद, आस्था का सहारा लेकर जो बैठे हैं ना सत्ता में, ये उन लोगों की वजह से हो रहा है, और उनके अंधभक्तों की वजह से, जिनको तर्क नहीं चाहिए, जिनको वैज्ञानिकता नहीं चाहिए, उनको आस्था चाहिए। अब सोचिए, मैं बातचीत कर रहा हूं पालघर के 2 साधुओं की, और उसकी वजह से मुझे ये सब बताना पड़ रहा है, इसलिए कि इस आस्था की वजह से जो खेल हो रहा है उसको समझिए। केरल सबसे बड़ा उदाहरण है। मानवता और इंसानियत के सामने वैज्ञानिकता को सही सिद्ध कर रहा है केरल। केरल उस अहम से बाहर निकलकर काम कर रहा है, मगर हमारा देश आस्था की बदौलत बैठे प्रधान सेवक और उनके भक्त उस वैज्ञानिकता को, जिसके बल पर वो काम करते हैं, ये मोबाइल चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, वैज्ञानिकता के बल पे चल रहा है, लेकिन आस्था का अहम उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, वो नशा चढ़ के बोल रहा है, और उसी का नतीजा है पालघर का ये कांड। अब इसको समझिए क्यों हुआ। अर्णव गोस्वामी और ये जो जितना हो रहा है उससे ये साफ समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटिशियन राजनीतिक चालें हैं। ये दुर्घटना नहीं है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक अफवाह फैलाई जाती है कि कुछ तबलीगी लोग, कुछ ऐसे लोग बच्चों का साधु के वेश में करते हैं। ये लिखित में मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप इस पे, फेसबुक पे, हर जगह मौजूद है। हम लोगों के सामने भी आया था, हमने इसको इग्नोर किया, मगर आईटी सेल जो है बीजेपी का, वो इसको फैला रहा है, और ये ऊपर से जो कमांड के मुख्य लोग इसको हैंडल करते हैं। अभी हम ना तो बीजेपी के आईटी सेल को, ना बीजेपी को दोषी करार दे रहे हैं, ना इधर एनसीपी और कांग्रेस को। हम कह रहे तर्क के आधार पर इसकी जांच की जाए। तर्किक आधार पर क्या कहता है तर्क? आज का तकनीकी युग है। हम किसी भी अपराध को उसकी जड़ तक पहुंचकर कि उसका असली दिमाग कहां से चल रहा है उसको पकड़ सकते हैं। बहुत आसान है ये। हम पकड़ सकते हैं कि ये कांग्रेस का खेली चाल है या बीजेपी की या किसी अन्य की। इसको बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। सिर्फ उन लोगों की कॉल डिटेल्स निकालनी है, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने मारा है, जो 101 लोग पकड़े गए हैं, उसमें असली लोग नहीं है। ये तो सिर्फ एक भीड़ के बहकावे में फंसे हुए जिनको भड़काया गया है, जिनको एक नशा चढ़ाया गया है। और ये खाली इन्हीं 101 को नहीं, देश के करोड़ों लोगों को ये नशा चढ़ा दिया गया है कि मारो, काटो, मॉब लिंचिंग करो। आप सोचिए, कोई किसी की हत्या क्यों करवाएगा? अगर करवाया है तो, और ये दिख रहा है, तो क्यों करवाएगा? उसका फायदा लेगा ना, उसका फायदा लेगा। गुस्से में की गई हत्या नहीं है। हाँ, गुस्सा दिलवा कर, गुस्सा जो आग लगवाई जाती है वो गुस्सा दिलवा कर की गई हत्या है, साजिश है।
जिन लोगों ने मारा वो लोग तो गुस्से में थे, उनको नहीं मालूम मैं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और भरा था। उनके दिमाग में ये भर दिया गया था कि ये बच्चा चोर है, ये लोग पानी को में थूकते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। ये उन लोगों का ये चीजें चलते सामने नजर आ रही है। सिर्फ उन्हीं तथ्यों को देखकर मैं बात कर रहा हूं। इसकी गहराई में जाएंगे तो और भी बहुत चीजें सामने आएगी। मगर इन लोगों को हैंडल करने वाले वो 3 या 4 या 1 दिमाग होगा खाली उस एरिया में, जो अपने ऊपर के आकाओं से कांटेक्ट में होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। मुख्य क्या है, अगर ये बीजेपी का खेल है तो उसका काम है कि महाराष्ट्र की सत्ता जो उसके हाथ से चली गई उसे वापस हथियाना, जैसे मध्य प्रदेश की हथियाई गई या राजस्थान की हथियाने की कोशिश हो रही है। तो कैसे हो सकता है कुछ ऐसा किया जाए कि यहां पर दंगा फसाद हो जाए, माहौल बिगड़ जाए। अब माहौल कैसे बिगड़ता है, साधु लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, आ जाएंगे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और जब उनको रोकने की कोशिश होगी उसके बाद ये लोग रुकेंगे नहीं, और मजबूरन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मजबूरन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाएगा। कई साधुओं की हत्या होगी, और जब साधुओं की हत्या होगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा पूरे देश में दंगे फसाद करने के लिए। ये खेल है। अगर आप लोग और हम लोग वास्तव में, आप लोग देश हित के लिए सोच रहे हैं या देश हित में काम करना चाहते हैं, तो आपको हमारी सबसे पहली जरूरत है कि इसकी सच्चाई को बाहर लाना, और सच्चाई को बाहर लाने के लिए तकनीकी माध्यम का उपयोग करना है। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, ये बहुत ही अहम सबूत है। इसका सहारा लेकर आप उस तक पहुंच सकते हैं जो असल इसका किरदार, जो मास्टर माइंड है, जो ये खेल खेल रहा, जिसने ये पूरा खेल खेला है। लेकिन ये भी समझ लीजिए, होने नहीं दिया जाएगा। सीबीआई जांच की इंक्वायरी, सीबीआई किसके हाथ में, बीजेपी के हाथ में। स्टेट पुलिस की इंक्वायरी, तो स्टेट पुलिस किसके हाथ में, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में। परिणाम, अगर सच्चाई भी सामने आएगी तो अपोजिट पार्टी द्वारा यह कहा जाएगा कि ये अपनी मर्जी से, अपने मतलब के हिसाब से इसका फैसला किया गया है। यही है। तो हमें इसको किस तरीके से, रास्ते से, यानी निकालना हमें इसी रास्ते से है, मगर कैसे होना चाहिए। अब मेरे कुछ हम लोगों के द्वारा किए गए कामों पर नजर डालिए। हम लोग किस आधार पर तार्किक रूप से काम करते हैं। हम लोग का काम देखिए, हमने साफ लिखा है कि बुलंदशहर की अदालत में एक ही खानदान के 23 गुंडे, ये वर्ड लिखा है, अदालत के खिलाफ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उसके सबूत मौजूद है। क्योंकि अगर एक ही खानदान के लोग एक जगह मौजूद होंगे तो वो सब मिलकर के एक दूसरे के हित में काम करेंगे। और एक व्यक्ति जैसे 23 लोग अगर एक जगह मौजूद है, एक ही परिवार के, एक ही खानदान के, तो हर एक व्यक्ति के साथ कम से कम 10-10 उसके दोस्त रहते हैं। तो 230 तो ऐसे ही हो गए आपके। परिणाम, पूरा जो क्षेत्र है जहां पर आप काम कर रहे हो, रह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो पूरा आपके अंडर में आ गया। और बुलंदशहर की अदालत अगर आपके अंडर में आ गई तो हो गया काम आपका। वहां की कानून व्यवस्था सब आपके हाथ में है। तो ये खेल था। तो ये वर्ड
पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमें समझना है। अभी मैंने सीए और एनआरसी के मामले में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और काफी काम हम लोग कर रहे हैं। इसको समझिए, हम पालघर के उस मामले से निकाल सकते हैं रास्ता कि आपको नजर आ रहा है कि सामने वाली पार्टी गलत देगी रिपोर्ट। दोनों ही पार्टी को नजर आ रहा है कि गलत रिपोर्ट देगी। तो हमारा कहना है कि ये दोनों पार्टी के दोनों पक्ष के लोग मॉनिटरिंग करें उस चीज की, उस तकनीक, उस जांच की मॉनिटरिंग करें और इनके ऊपर एक, ऊपर नहीं मतलब इनके साथ एक ऐसा जो दोनों पक्ष जो किसी की साइड ना हो, जो नजर आए, ऐसी टीम गठित हो, ऐसी समिति बने, ऐसी कमेटी बने, उस कमेटी के सामने इसकी जांच हो, आ जाएगी सच्चाई सामने, उस पर हम भरोसा कर सकेंगे। क्योंकि दोनों पक्ष ही उस बात का जो उनके सामने आया है उसको तर्क वितर्क करेंगे, उसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी, निकल आएगा फैसला। तो ये मैं चाहता हूं देश हित में दंगे फसाद ना हो और उसके लिए इस प्रकार से फैसला करा जाए। और ये जो साधु सन्यासी को जो भड़काया जा रहा है, ये अर्णब गोस्वामी जैसों को जेल भेजा जाए, इन लोगों को जेल भेजा जाए, जो तार्किक आधार पे नहीं, जो भड़काने के हिसाब से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा तबलीगी जमात ने कोरोना जिहाद करा है, वहां छिपे हुए थे मरकत में। तो इतने सारे सबूत सामने होने के बावजूद ही अंधभक्त जो आईटी सेल के हैं वो लगातार उस चीज का विरोध करके वही वापस लाके रखते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। जैसे हरिद्वार में कितने तीर्थयात्री फंसे थे, क्या उनको छिपा होना बोला जाएगा? फंस गए थे क्योंकि ये प्लान उनका पहले से बना था। उनको नहीं मालूम था कि लॉकडाउन हो जाएगा, नहीं मालूम था वैष्णो देवी में लॉकडाउन हो जाएगा, नहीं मालूम था ये लातूर में साध्वियों को कि लॉकडाउन हो जाएगा। असली गुनहगार वो है जो लॉकडाउन होने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार बनी, मालूम होने के बाद रामनवमी पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, शादियां हो रही है, ये है असली गुनहगार। तो उसी लिए हम चाहते ये आस्था की दलदल से बाहर निकलिए, वैज्ञानिकता, तार्किक शक्ति को पहचानिए, तर्क के आधार पर आप किसी का भी फैसला कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि जो गलत है गलत के साथ ही को सजा मिले, गलत को ही सजा मिले, सच को नहीं। ये हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है, अरे अगर सत्ता में पहुंचने के लिए आप अपने ही भाई को मारोगे और फिर सत्ता में पहुंचोगे, अगर ऐसे हत्यारे अगर सत्ता में पहुंचे, ऐसे हत्यारों के हाथ में कमान गई, ऐसे अपराधियों के हाथ में कमान गई, तो आज उन्होंने एक को मारा, कल दूसरे को मारेंगे, परसों तीसरे को मारेंगे, आपका नंबर भी आएगा, आपका नंबर भी आएगा। अपराधी अपराधी होता है, धर्म का सहारा लेकर वो एक साधु नहीं बन जाता। अगर वो धर्म के उसमें आ गया तो साधु नहीं बन गया, वो पहचान लीजिए। धन्यवाद।